Hello everyone. Good afternoon to one and all present in the meeting. My name is Nishigandha Vijay Sata. I am from third year from Computer Engineering branch. I welcome you all on our today's session of graphs. So इसके पहले भी हमने graphs पे sessions conduct किए हैं. I hope many of you have attended at least one of them, right? So whoever have attended, just raise your hand so that I will get an idea how many of you have attended the previous sessions. Okay. ओके सो पिछले सेशंस में हमने बहुत से बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ एडवांस कंसेप्ट्स भी कवर किए थे ये जो हमारा आज का सेशन है, हम देखते हैं आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे. सबसे पहले प्रीवियस सेशन का रिकैप लेंगे. देन वी विल सी एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड बाइपर्टाइड ग्राफ विच विल बी कवर्ड बाय मी, एंड अनदर कंसेप्ट इज डिसजॉइंट सेट्स एंड यूनियन. सो दिस कंसेप्ट विल बी कवर्ड बाय हेत. सो प्रीवियस सेशन का रिकैप लेते हैं. सबसे जो पहला सेशन था हमारा, उसमें हमने व्हाट आर ग्राफ्स बेसिक से चालू किया था बहुत कि ग्राफ्स क्या होता है. देन वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. एनीवन हु कैन लिस्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, you can type it in the chat box, otherwise you can unmute and always talk in the session. What are the types of graph you all know? Okay. So see, we have seen the types like complete graph, simple graph, cyclic, acyclic, weighted, unweighted, directed, undirected. All these are the types of graphs. Then we have seen the representation of graphs. Anyone who can state how we can represent the graph? You can chat. You can always speak by unmuting yourself. Otherwise, you can type the answer in the chat box. How to represent the graphs? Okay. So see, we use adjacency list and matrix to represent our graphs, right? Then we have seen BFS and DFS traversal. We visualize them, how they work. Also, we have some problem solving. We have seen what are the applications of graphs. Then in the next session, we covered the topic called cycle detection, minimum spanning tree, prints and Kruskal's algorithm. इनको भी बहुत अच्छे से विजुअलाइज किया था और इस पे भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया था. तो अब तक जो है, जो भी सेशंस हमने ग्राफ पे लिए, सो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कंसेप्ट्स जो है हमने क्लियर की है. सो आई होप यू हैव मतलब आपके जो कंसेप्ट्स है ये सारी, ये बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, या तो कॉन्सेप्ट्स जो है जो आपको पहले से पता थी वो रिवाइज भी हुई होंगी. सो आज जो हमारा ये सेशन है, इसमें हम चालू करेंगे विद द टॉपिक बाइपर्टाइड ग्राफ. सो लेट अस नाउ मास्टर द ग्राफ्स. तो ये हमारा पहला पॉइंट. जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ्स के टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने लिस्ट भी किए, वैसे बाइपर्टाइड ग्राफ भी जो है वो एक ग्राफ का टाइप है. तो इस ग्राफ में होता क्या है बेसिकली, कि जो हमारा ये ग्राफ है ना, इसके जो वर्टाइसेस रहेंगे इनको हम दो सेट्स में डिवाइड करेंगे. अच्छा, अब दो सेट्स में ही क्यों डिवाइड करते हैं? द रीजन बिहाइंड दैट इज द नेम इटसेल्फ. आप देख सकते हैं नाम क्या है इसका, बाइपर्टाइड, यानी बाय पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करना या तो दो सेट्स में डिवाइड करना. ओके, तो वर्टाइसेस को हम दो सेट्स में डिवाइड करेंगे, बट डिवाइड भी कैसे करना है कि वो जो सेट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट सेट्स होंगे. इंडिपेंडेंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि वो दो सेट्स जो बनेंगे हमारे, वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे. अभी डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो पहले सेट में हमारे वर्टाइसेस आएंगी ना, वो दूसरे सेट में कभी भी नहीं होंगी, और जो दूसरे सेट में वर्टाइसेस आएंगी वो पहले सेट में कभी भी नहीं होंगी. इसका मतलब है डिसजॉइंट. यानी आप सोच सकते हैं कि इन दो सेट्स का अगर आपने इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया तो हमेशा जो है आपको नल मिलेगा. सो दैट इज व्हाट डिसजॉइंट मीन. ओके, यही हमारी पहली लाइन स्टेट करती है इस ग्राफ की. नेक्स्ट, अभी इस ग्राफ के वर्टाइसेस को हमने डिवाइड कर लिया दो सेट्स में, राइट?
अब इसको एक कनेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए हमें एजेस की जरूरत है। अब इस ग्राफ को एक कनेक्टेड ग्राफ कैसे बनाएंगे? वो जो एजेस है ना, वो बिटवीन द सेट्स कनेक्ट करेंगे, मतलब पहले सेट के वर्टाइसेस हमेशा दूसरे सेट के वर्टाइसेस को कनेक्ट करेंगे। इसका आप अपोजिट मीनिंग निकाले तो मतलब क्या है कि एक सेट में जो भी वर्टाइसेस होंगी वो आपस में जो है कभी भी कनेक्ट नहीं होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर द स्टेटमेंट लाइक द एजेस विल लाई बिटवीन द सेट्स एंड नॉट विद इन द सेट्स। ओके, सो अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पहली डायग्राम देख लो, ये ग्राफ है, इसमें 4 वर्टेक्स है और 4 एजेस है, राइट। तो इसी ग्राफ को थोड़े दूसरे तरीके से उसके राइट हैंड साइड पे ड्रॉ किया है, राइट। ए और सी ये पहले सेट में आएंगे, बी और डी दूसरे सेट में आएंगे। आप देख सकते हो कि ये दोनों भी सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है। ए और सी जिस सेट में है वो दूसरे सेट में नहीं है, ना तो बी और डी, तो ये डिसजॉइंट है। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे कि एजेस कैसे कनेक्टेड है। एजेस देख सकते हैं आप, ए जो है वो बी और डी को कनेक्ट कर रहा है, मतलब पहले सेट का जो वर्टेक्स है वो दूसरे सेट के वर्टेक्स को ही कनेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, सी भी जो है वो बी और डी इन दोनों को कनेक्टेड है, यानी दूसरे सेट के वर्टेक्स को कनेक्टेड है। यहाँ पे ए और सी एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है और ना ही बी और डी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए बाइपर्टाइट ग्राफ पे। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ। कॉन्सेप्ट में किसी को भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। एनीवन? ओके, सो लेट अस गो इनटू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है। आप सबको कंप्लीट ग्राफ क्या होता है ये पता होगा। एनीवन हु वांट टू स्टेट व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ? ओके, ये देखो, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि उस ग्राफ का हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स को कनेक्ट होता है। मीन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ इज कनेक्टेड टू एवरी अनदर वर्टेक्स ऑफ दैट ग्राफ। दैट इज व्हाट द कंप्लीट ग्राफ, राइट। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। बस याद ये पॉइंट रखना है कि सेम सेट के जो वर्टाइसेस होंगे वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, ए जो है वो दूसरे सेट के पी क्यू और आर तीनों को भी कनेक्टेड है। सेम बी पी क्यू आर इन तीनों को कनेक्टेड है, वैसे ही सी भी और डी भी कनेक्टेड है। अगर आप इस साइड से देख लो, पी क्यू आर भी जो है वो तीनों भी जो सामने वाला सेट है उसके सारे वर्टाइसेस को कनेक्टेड है। यही कॉन्सेप्ट है कि पहले सेट के सारे वर्टाइसेस दूसरे सेट के सारे वर्टाइसेस को कनेक्ट होंगे। दैट इज व्हाट द कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। बट ये बात हमेशा याद रखना कि विद इन द सेट्स जो है वो एजेस नहीं होनी चाहिए, मतलब विद इन द सेट्स जो भी वर्टाइसेस होंगी वो एक दूसरे को एडजेसेंट कभी भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझा है तो प्रीवियस स्लाइड पे ये जो एग्जाम्पल है ये क्या ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है? एनीवन? Is it a complete bipartite graph? No. Was your answer yes or no? No. Yes. Okay, okay, very good. So, जैसे कि आपने देखा पहले सेट के सारे वर्टाइसेस दूसरे सेट के सारे वर्टाइसेस को कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है। थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। सो हम आगे देखते हैं, ग्राफ कलरिंग एंड क्रोमैटिक नंबर। तो ग्राफ कलरिंग क्या होता है? जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, हमें जो है वो ग्राफ को कलर करना है। ग्राफ को कलर कैसे करेंगे? उसके जो वर्टाइसेस है उसको हम कलर करेंगे। और कलर कैसे करना है, हमेशा ये कंडीशन याद रखना कि जो एडजेसेंट वर्टाइसेस होती है ना उनको कभी भी सेम कलर नहीं होना चाहिए। अब एडजेसेंट वर्टाइसेस का मीनिंग क्या होता है कि जिनके बीच में एक डायरेक्ट एज लाई करती है। अभी इन दोनों के बीच में देखो एक डायरेक्ट एज है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट है, तो इन दोनों को कभी भी सेम कलर नहीं होगा। जो इसको है वो इसको नहीं होगा, जो इसको है वो इसको नहीं होगा। ओके, यही कंसेप्ट है। और हमेशा याद रखना कि पूरे ग्राफ को कलर करना है बट लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स यानी मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करके पूरे ग्राफ को कलर करना है। यही है ग्राफ कलरिंग की थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रोमैटिक नंबर। अभी क्रोमैटिक नंबर क्या है? क्रोमैटिक नंबर मतलब द नंबर ऑफ कलर्स यू विल रिक्वायर टू कंप्लीटली कलर दिस ग्राफ। ओके,
बाय फॉलोइंग द कंडीशन। कंडीशन क्या थी हमारी, एडजेसेंट वर्टाइस को सेम कलर नहीं होना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल देख लो, ये जो ग्राफ है विथ 3 वर्टेक्स एंड 3 एजेस, ये मेरा पहला वर्टेक्स है, इसको मैंने ऑरेंज कलर कर दिया, मतलब इसके जो एडजेसेंट होंगे उसको मैं ऑरेंज कलर नहीं कर सकती। तो इसके एडजेसेंट कौन है, 2 है और 3 है। ओके, सो अब 2 को ले लेते हैं, 2 को मैं ऑरेंज नहीं कर सकती तो ठीक है ब्लू कर दिया। अब इसके जो एडजेसेंट रहेंगे उनको मैं ब्लू कलर नहीं कर पाऊंगी, तो इसका एडजेसेंट बचा कौन, 3। पहले 1 को जो है वो पहले से कलर है, वो अलग कलर है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 3 को बचा था तो 3 को हम ग्रे कलर कर देंगे। ओके, तो मतलब ये पूरे ग्राफ को कलर करने के लिए मुझे मिनिमम 3 मतलब 3 ही कलर लगेंगे, तो इसका जो क्रोमैटिक नंबर है वो बन जाता है 3। अब ये ग्राफ देख लो, यहाँ पे ये पहला वर्टेक्स है, इसको हमने ब्लू कलर कर दिया। अब इसके जो एडजेसेंट आएंगे उसको ब्लू कलर नहीं कर सकते, तो ठीक है 2 और 4 को ऑरेंज कर दिया। हम दोनों को सेम क्यों किया, बिकॉज ये दोनों जो है एक दूसरे को तो एडजेसेंट है नहीं, और हमें हमेशा याद रखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स ही यूज करके हम पूरा ग्राफ कलर करेंगे। तो ऑरेंज बचा है तो ऑरेंज इन दोनों को कर देते हैं कलर, और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज इनके बीच में जो है डायरेक्ट एज नहीं है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। ओके, बचता है ये, इन दोनों का एडजेसेंट कौन है, 3, तो 3 को ब्लू कलर करेंगे। अभी ब्लू क्यों चूज किया, बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करने हैं और 1 और 3 एक दूसरे को एडजेसेंट नहीं है, तो इसका क्रोमैटिक नंबर बन जाता है 2। मतलब पूरे ग्राफ को कलर करने के लिए मुझे 2 कलर्स लगे, इसकी वजह से इसका क्रोमैटिक नंबर बनेगा 2। ओके, नेक्स्ट, बाइपर्टाइट ग्राफ क्रोमैटिक नंबर। अभी बाइपर्टाइट ग्राफ जो हमने कंसेप्ट देखी उसके लिए एक थ्योरम है जो कि कलरिंग ऑफ द ग्राफ से रिलेटेड है। सी व्हाट इज द थ्योरम, एवरी बाइपर्टाइट ग्राफ इज अ टू कलरेबल ग्राफ, यानी कि जो भी ग्राफ बाइपर्टाइट ग्राफ है उसका क्रोमैटिक नंबर हमेशा 2 होता है। अब ऐसा क्यों, अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि जो ग्राफ के वर्टाइसेस है उसको मैं 2 सेट्स में डिवाइड करूंगी, और वो 2 सेट्स तो डिसजॉइंट है, और उन दोनों सेट में जो भी वर्टाइसेस आती है वो एक दूसरे को कभी भी एडजेसेंट नहीं होती। तो पहले सेट में मैं एक कलर यूज करूंगी, दूसरे सेट में दूसरा कलर यूज करूंगी, ऐसे हमें हमेशा 2 ही कलर लगेंगे बाइपर्टाइट ग्राफ को पूरी तरीके से कलर करने के लिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो ये पहला वाला एग्जाम्पल, पहले सेट में अज्यूम कर लो 2 और 4 आ रहा है, और दूसरे सेट में अज्यूम करना 1 3 और 5 आ रहा है। तो 2 और 4 पहले सेट में आ रहा है, वो एक दूसरे को एडजेसेंट है नहीं, तो उनको मैं सेम ही कलर कर दूंगी, यानी ऑरेंज कर दिया। दूसरा सेट है जिसमें 1 3 और 5 आ रहे, ये एक दूसरे को तो एडजेसेंट है नहीं, तो इनको मैं एक ही कलर से कलर कर दूंगी, तो ब्लू से कर दिया इन तीनों को कलर। तो मतलब कितने कलर्स लगे, 2 ही कलर्स लगे, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। कहीं पे भी ऐसे वर्टाइसेस नहीं मिलेंगे आपको कि जिनको जो है वो सेम कलर है, देख रहे हैं आप 1 और 2 एडजेसेंट है उनको सेम नहीं है, 2 और 3 है उनको भी सेम कलर नहीं है, 3 और 4 को भी नहीं और 4 5 को भी नहीं, तो इसका क्रोमैटिक नंबर क्या बन जाता है, 2। वही इस एग्जाम्पल भी सेम, ये भी इजीली आपको समझ में आएगा। यहाँ ये एक सेट है, इसको इसमें एक पूरा ब्लू कलर यूज कर लिया, और ये सेट में हमने पूरा ऑरेंज कलर यूज कर लिया। अच्छा, तो बाइपर्टाइट ग्राफ होता क्या है वो समझ लिया हमने, कलरिंग की थ्योरी देख ली और इसका थ्योरम भी देख लिया। अब आप पूछोगे या आपको कुछ क्वेश्चन आया होगा कि इसको यूज कहाँ पे करना है, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर मुझे चाहिए ग्राफ का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, तो ये ग्राफ जो है वो एक्सटेंसिवली एनालिसिस के लिए यूज होता है। अब एनालिसिस तो हर एक डेवलपमेंट प्रोसेस में लगता है हमको, राइट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो वहाँ पे भी आपको एनालिसिस लगता है, मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो वहाँ पे भी एनालिसिस लगेगा, कुछ प्रेडिक्शन करना है तो डेटा को एनालाइज करके फिर आप प्रेडिक्शन करोगे। तो वो जो डेटा है ना उसको एनालाइज करने के लिए ये ग्राफ एक्सटेंसिवली यूज होता है, जिसको हम सोशल नेटवर्क एनालिसिस करके बोलते हैं। ओके, सो अगर मुझे एग्जाम्पल देना है, बहुत सिंपल प्राइमरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो हमारा पहला सेट है ना जिसमें ये 1 3 5 और 7 वर्टाइसेस आ रही है, सपोज समझ लेना कि ये सेट जो है हमारे सर्वर्स का सेट है, और ये जो दूसरा सेट है वो हमारे वेबसाइट्स का सेट है। ओके, ये जो पहला सर्वर है ना उस पे वेबसाइट नंबर 4 की फाइल्स या फोल्डर्स पड़ी है, 3 पे जो है वो भी 4 का पड़ा है, 5 पे 2 और 6 जो हमारी वेबसाइट है उसकी फाइल्स है, और 7 पे 6। तो ये हमें क्या बताता है, इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू मैप द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस। और ये भी समझ लेना कि ये क्यों कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी बताता है हमें कि वेबसाइट 2 में जो है वो 4 की फाइल्स नहीं होगी, ना तो 6 में 4 की फाइल्स होगी, तो ये कभी भी कनेक्टेड नहीं होते।
तो इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स को मैप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड टू वर्क ऑन द सोल्यूशन। या तो आप ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज ये जो पहला सेट है ना, ये आईपीएल टीम से सपोज, हाँ, और ये जो दूसरा सेट है ये हमारे फैन क्लब्स है, ओके। तो it will help the brands and sponsors to identify which team is hosting how much amount of crowd। तो वो जो है उन प्लेयर्स को अफिलिएट करके अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे। तो प्रेडिक्शन एनालिसिस इन केसेस में ये मैथमेटिकली जो है रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, यही इसका ज्यादा करके यूज है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अब हम अभी तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, देख लेते हैं, एक रिविजन कर लेते हैं इसका। पहला जो पॉइंट मैंने आपको समझाया कि वर्टाइसेस को दो सेट्स में डिवाइड करेंगे, वो दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे और एजेस जो है हमेशा बिटवीन द सेट्स होंगे, विथ इन द सेट्स नहीं, ओके। यही है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, ये ग्राफ जो है वो टू कलरेबल ग्राफ है, जैसे हमने थ्योरम देखा और उसका प्रूफ भी देखा एग्जाम्पल के फॉर्म में, राइट। और तीसरा कि द ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी ऑड लेंथ साइकिल। अच्छा, ये न्यू पॉइंट है और ये समझ भी लीजिए कि आपके ग्राफ में सपोज ऑड लेंथ की साइकिल है, जैसे इस ग्राफ में देखना 5 वर्टेक्स है, 5 एजेस है और ये एक साइकिल बना रहा है, राइट। ये ऑड लेंथ की साइकिल है। तो अगर आपके ग्राफ में ऑड लेंथ की साइकिल है, वो कभी भी फॉर श्योर इट विल नॉट बी अ बाइपर्टाइट ग्राफ। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज आप देख लेना कि ऑड लेंथ की साइकिल अगर है तो उन वर्टाइसेस को आप कभी भी दो कलर यूज करके जो है कलर नहीं कर सकते। कैसे? अभी ये देख लो, ये 0 है, इसको ब्लू कर दिया तो इसका एडजेसेंट कौन है? 1 और 2, इनको ऑरेंज कर दिया। 1 का एडजेसेंट है 4, दूसरा कलर बचा ब्लू, उसको ब्लू कर दिया। 2 का एडजेसेंट है 3, इसको भी ब्लू कर देंगे उसके अपोजिट। बट 4 और 3 भी तो एक दूसरे को एडजेसेंट है, तो मतलब 3 को कलर या तो 4 को कलर करने के लिए एक तीसरा कलर लाना पड़ेगा, मतलब 2 कलर्स तो यूज नहीं कर पाएंगे पूरे ग्राफ को कलर करने के लिए। अगर ये ग्राफ 2 कलरेबल नहीं है तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ भी नहीं है, ओके। एंड दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली एक नेगेटिव है, मतलब क्या कि अगर ऑड लेंथ की साइकिल है तो वो फॉर श्योर इट इज नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ, बट ऑड लेंथ की साइकिल नहीं है तो ये मत समझ लेना कि वो बाइपर्टाइट है। अब ऐसा क्यों? अभी ये सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। जो हमारा पहला वर्टेक्स है 0, उसको ब्लू कलर कर दिया। अब इसके एडजेसेंट कौन है? 1 और 3, ठीक है, उसको ऑरेंज कलर कर देते हैं। 1 और 3 का एडजेसेंट कौन है? 2, तो 2 को जो है ब्लू कलर कर दिया। बट 0 और 2 भी एडजेसेंट है, मतलब तीसरा कलर लाना पड़ेगा, मतलब ये 2 कलरेबल नहीं है। तो अब देख पा रहे हो कि पूरा ग्राफ जो है वो इवन लेंथ का है, इवन लेंथ की साइकिल है, बट तभी भी ये बाइपर्टाइट नहीं है। सो अगर ऑड लेंथ की साइकिल है देन इट्स फॉर श्योर इट्स नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ, बट अगर वो लेंथ ऑड लेंथ की साइकिल नहीं है देन इट्स अनडिसाइडेबल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, पूरे ग्राफ को कलर करके देखना है। अगर पूरा ग्राफ आप 2 कलर से कलर कर पाते हो यानी कि वो बाइपर्टाइट ग्राफ है, ओके। सो ये पूरे एग्जाम्पल्स हैं। पहला तो है ये, आप समझ गए होंगे। यहाँ देखो, ब्लू कलर दिया है, इसका एडजेसेंट 2 को ऑरेंज दिया और इसके एडजेसेंट को ब्लू, ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड, दिस इज बाइपर्टाइट। यहाँ पे देख लो, 1 को ब्लू कर दिया, उसके एडजेसेंट 6 और 2 को ऑरेंज किया। 6 का एडजेसेंट है 5, उसको ब्लू किया। 2 का एडजेसेंट 3, उसको ब्लू किया। इन दोनों का एडजेसेंट 4, उसको ऑरेंज किया। कहीं पे भी ऐसे 2 वर्टेक्स नहीं है जिनको सेम कलर है, ओके। सो ये कंडीशन हमेशा याद रखना। अच्छा, अब हम चेक कैसे करेंगे कि मेरा ग्राफ जो है वो बाइपर्टाइट है या नहीं? अभी 2 मेथड्स, एक तो यूजिंग डीएफएस ट्रैवल्सर, दूसरा डीएफएस। एक्चुअली ये मेथड नहीं बोलेंगे, कैसा है कि हमें ग्राफ को जो है विजिट करना है, विजिट करते करते कलर करना है और कलर करके हम कंडीशन चेक करेंगे बस कि 2 एडजेसेंट को सेम कलर हो रहा है। तो ट्रैवर्स करने के लिए 2 मेथड्स हैं, इसके लिए चेक भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। तो आज जो है मैं बीएफएस से एग्जाम्पल बताऊंगी, मतलब ये एग्जाम्पल लूंगी, इससे एक्सप्लेन करूंगी। और आप जो है अपने साइड पे ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ गए हो तो डीएफएस से जरूर ट्राई करना। बहुत सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप इजीली समझ जाओगे और उसको कैच भी कर पाओगे, ओके। सो एल्गोरिदम देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि सोर्स वर्टेक्स से चालू करेंगे। सोर्स वर्टेक्स कौन सा? जिस वर्टेक्स से हम चालू करेंगे वो हमारा सोर्स वर्टेक्स बन जाएगा, तो उसको ब्लू कलर कर देंगे। अब ये 2 ही कलर लेने हैं तो इसलिए मैं जस्ट बता रही हूँ कि ब्लू और ऑरेंज, ओके। सो सोर्स वर्टेक्स से चालू करेंगे, उसको ब्लू कलर कर दिया। तो सोर्स वर्टेक्स के जो नेबर्स रहेंगे उनको कंपलसरी दूसरा कलर करना पड़ेगा, तो उनको ऑरेंज किया। जो नेबर्स के नेबर है उनको मुझे ब्लू कलर करना पड़ेगा। ऐसे पूरे ग्राफ को कवर करना है, ओके। और कलर करते करते क्या चेक करना है कि जो मेरा करंट वर्टेक्स है
उसका जो कलर है क्या वो नेबर को है या वही कलर उसके नेबर को भी है। अगर ये कंडीशन कहाँ पे भी आपको मिली तो यू कैन स्टॉप देयर इटसेल्फ एंड यू कैन स्टेट दैट दिस ग्राफ इज नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ। ओके, सो ये पूरा एल्गोरिदम। ओके, अब हमने थ्योरी देख ली। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम, तो अच्छे से हमको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या सीखा है। स्क्विड गेम, तो प्रॉब्लम क्या है कि शेफ हैज बीन ट्रैप्ड एज एन कॉन्टेस्टेंट ऑन अ स्क्विड गेम। टू सर्वाइव दिस सर्टेन राउंड शेफ हैज टू चेक वेदर द गिवन ग्राफ इज बाइपर्टाइट और नॉट। कैन यू हेल्प द शेफ। ओके, सो घूम फिर के चेक क्या करना है कि दिया हुआ ग्राफ जो है वो बाइपर्टाइट ग्राफ है या नहीं है। ओके, तो इनपुट फॉर्मेट क्या है, you have t number of test cases followed by n into n matrix representation of graph having n nodes। ओके, मतलब ग्राफ में n नोड्स जो है उसका रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे, n into n मैट्रिक्स। आपको याद आ रहा होगा मैट्रिक्स मतलब एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो जितने नंबर्स ऑफ नोड होंगे ना ग्राफ में उतने साइज का मतलब n into n साइज का मैट्रिक्स होगा हमारा। ओके, नेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट फॉर्मेट अगर बाइपर्टाइट है तो येस रिटर्न करेंगे, अगर बाइपर्टाइट नहीं है तो नो रिटर्न करेंगे। ओके, अच्छा, कोड करने से पहले जो है प्रॉब्लम को अच्छे से विजुअलाइज कर लेंगे तो आपको जो है कोड समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो दो कलर लिए मैंने फिर से, ये 1 जो है वो ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जो है वो ऑरेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा ग्राफ है जिसको हम कलर करेंगे। एक कलर एरे ले लिया। अब इस कलर एरे की जरूरत क्या है, जैसे बीएफएस डीएफएस में जो है हम विजिटेड एरे लेते थे पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर वर्टेक्स को हमने विजिट किया या नहीं, वैसे कलर एरे यहाँ पे यूज करेंगे। इसको जो है -1 से इनिशियलाइज किया है, मतलब क्या कि अभी किसी भी वर्टेक्स को कोई भी कलर नहीं दिया हुआ। तो इस एरे का हम हेल्प लेंगे किसमें, टू फाइंड आउट लाइक वेदर अ पर्टिकुलर वर्टेक्स इज कलर्ड और नॉट। ओके, वो इसका यूज है। देन क्यू यूज कर रहे हैं, अभी ये क्यू यूज कर रहे हैं हम लोग बिकॉज दिस इज अ बीएफएस ट्रैवर्सल और इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो होता है हमारा क्यू। ओके, ये है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अभी देख लो इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की साइज क्या होगी 4 into 4, मतलब 16 एंट्रीज आएगी टोटल। और 1 कब होती है इसमें एंट्री कि जब दो वर्टेक्स एक दूसरे को एडजेसेंट है, जैसे 0 और 1, यहाँ पे एंट्री देखो 1 है बिकॉज 0 and 1 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, और ये अनडायरेक्टेड है, इसकी वजह से ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा ये सिमेट्रिक बनेगा। ओके, मतलब 0 to 1 अगर एंट्री 1 है तो 1 to 0 भी जो है वो एंट्री 1 ही होगी। ओके, अच्छा, तो सोर्स वर्टेक्स हमने 0 ले लिया, हमने 0 को जो है एक कलर दे दिया ब्लू, कलर एरे को हमने अपडेट कर दिया, वहां पे 1 कर दिया, 1 रिप्रेजेंट्स द ब्लू कलर, राइट, एंड क्यू में हमने 0 को पुश कर दिया। अब क्या करेंगे, 0 को पॉप करेंगे। करंट वर्टेक्स हमारा 0 है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में देखेंगे कि 0 के जो एडजेसेंट है वो कौन से वर्टेक्सेस है, तो इस मैट्रिक्स से पता चला कि 1 और 3 जो है वो 0 के एडजेसेंट है। तो मतलब फिर कलर एरे में देखेंगे कि कलर एरे में क्या उनको कलर्ड है, तो पहले से नहीं था, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेटस अपडेटेड है, बट 1 और 3 को कलर नहीं था पहले, राइट, तो ठीक है वो कलर नहीं है, तो 0 का जो कलर है वो तो नहीं दे सकते, तो बचा हुआ कलर कौन सा हमारा ऑरेंज, तो 1 और 3 को हमने ऑरेंज कलर कर दिया, कलर एरे में हमने अपडेट कर दिया और क्यू में जो है 1 और 3 को पुश कर दिया। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो 1 है हमारे क्यू के फ्रंट में, उसको पॉप करेंगे वो बन जाएगा हमारा करंट वर्टेक्स। अब हम देखेंगे कि 1 के एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स से पता चला कि 1 के जो एडजेसेंट है वो 0 और 2 है। ओके, 0 तो पहले से कलर था आपको पता है, 2 नहीं था, तो जो 1 को कलर है उसका अपोजिट हमें जो है वो 2 को देना पड़ेगा। 1 को ऑरेंज है, रिमेनिंग कलर इज ब्लू, तो 2 को जो है ब्लू कलर कर दिया और उसको क्यू में हमने पुश कर दिया। अभी क्यू के फ्रंट में कौन है 3, तो 3 को पॉप करेंगे, करंट वर्टेक्स बन जाएगा 3, तो 3 के एडजेसेंट देखेंगे, 3 के एडजेसेंट पता चला यहाँ से हमें कि 0 और 2 है। कलर एरे में चेक करेंगे, कलर एरे में देखा तो ये दोनों भी जो है वो कलर्ड है, और उन दोनों को भी जो है वो डिफरेंट कलर है, जो 3 को है वो दोनों को नहीं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटस चेक हो गया, ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना अभी यहाँ पे। तो क्यू के फ्रंट में आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 है, उसको हमने पॉप कर दिया तो करंट वर्टेक्स बन गया 2।
अब 2 के एडजेसेंट चेक करेंगे तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स से पता चला कि 2 के एडजेसेंट तो 1 और 3 है। कलर एरे चेक किया, कलर एरे में 1 और 3 को कौन सा कलर है, पहले से ही कलर है और वो ऑरेंज कलर है, मतलब 2 को जो कलर है वो इन दोनों को नहीं है, तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो है हमारा ग्राफ कलर हुआ। कैसे पता चला, ये क्यों देखो एम्प्टी हो गया है पूरा, कुछ भी नहीं बचा कलर करने के लिए, तो पूरा ग्राफ कलर हो गया। कहीं पे भी कंडीशन जो है हमारे वो फॉल्स नहीं हुए। हमने देखा कि किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स जो है उनको सेम कलर नहीं है, तो पूरा ग्राफ कलर हो चुका है और 2 ही कलर से पूरा ग्राफ कलर किया। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज बाइपर्टाइट ग्राफ। ओके, अच्छा, अब विजुअलाइज कर लिया, अब हम कोड कर लेते हैं थोड़ा। सो लेट मी स्विच। ओके, होप द स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो ये देख लो, ये हमारा कोड है। हमेशा की तरह हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड की है, आईओ स्ट्रीम फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, देन हमने क्यू जो है वो इंक्लूड की है। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, मतलब मेरे कोड में जो है वो मैं स्क्रैच से क्यू नहीं बनाऊंगी विथ एरे और लिंक लिस्ट, हम जो है वो रेडीमेड क्यू यूज करेंगे। हमेशा की तरह इंटीजर मेन से स्टार्ट होगा, उसमें हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए। अब ये नंबर वर्टेक्स ये क्यों लिया, यूजर से पूछेंगे कि कितने वर्टेक्स का आपको ग्राफ चाहिए। एजेस के लिए नंबर एजेस लिया है। V1 और V2 जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्सेस कौन से है वो यूजर से लेंगे, इसकी वजह से V1 और V2। एंड फ्लैग इज टू हैव अ स्टेटस चेक। ओके, तो उसके बाद में हमने जो है यूजर से नंबर ऑफ वर्टाइसेस ले ली, उसको पूछा कि एंटर द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स में जो है वो हमने नंबर ले लिया। उसके बाद में एक एरे डिक्लेयर किया है, इंटीजर जी ऑफ नंबर वर्टेक्स और नंबर वर्टेक्स। ये 2 डायमेंशनल एरे है और इसकी साइज क्या रहेगी, v इंटू वी। अब ऐसा क्यों, बिकॉज हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है, नंबर ऑफ वर्टेक्स इनटू नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो पहले जो है वर्टेक्स हमने यूजर से ले लिया, उसके बाद में मैंने ये एरे जो है वो डिक्लेयर किया है विद दैट साइज। ओके, फिर फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में क्या किया, नंबर ऑफ वर्टेक्स के लिए हमने लूप किया और जो हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ना उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि अभी मेरे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है वो पूरी 0 है। 0 का मतलब क्या कि कोई भी वर्टेक्स एक दूसरे को अभी तक एडजेसेंट नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं अभी। ओके, सो फिर हमने क्या किया कि यूजर को पूछा कि नंबर ऑफ एजेस एंटर करो, जो वर्टाइसेस हमने पहले ले ली अब एजेस लेंगे, तो वो रीड किया नंबर ऑफ एजेस में। ओके, फिर लूप किया फॉर दैट नंबर ऑफ एजेस। अब इसमें क्या करेंगे, इस लूप में यूजर को बोलेंगे कि ये जो हमारा पर्टिकुलर एज है उसके एंड वर्टाइसेस जो है वो एंटर करें। ओके, तो उसने एंड वर्टाइसेस एंटर कर दी, वो हमने V1 और V2 में जो है वो रीड की। तो फिर हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है अब हम अपडेट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे g ऑफ v1 v2 इक्वल्स टू g ऑफ v2 v1 इक्वल टू 1, मतलब वो पर्टिकुलर एंट्री फॉर द नंबर एंड वर्टाइसेस हमने 1 कर दी, ताकि अब वो क्या बोलेगा कि ये अब एडजेसेंट वर्टाइसेस है, 1 सिग्निफाइज दैट। ओके, सो ये दोनों भी क्यों करा, बिकॉज अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल हमने देखा, तो वही मैंने यहाँ पे कोड किया है। नेक्स्ट हमने उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यहाँ पे नीचे जो है वो प्रिंट कराया। ओके, सी आउट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, लूप किया फॉर दैट नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड हमने जो है वो पूरा 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स हमारा प्रिंट किया। अब हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, कलर नंबर ऑफ वर्टेक्स, उसकी साइज। ओके, कलर एरे मैंने स्लाइड पे भी आपको बताया था, क्यों यूज किया हमने यहाँ पे भी बता देती हूँ। इट इज टू नो दैट कि हमने पर्टिकुलर वर्टेक्स को कलर किया या नहीं। अब उसकी साइज क्या रहेगी, अभी ग्राफ के वर्टेक्सेस को कलर करना है, इसका मतलब जितने वर्टाइसेस रहेंगी उतनी ही उसकी साइज, तो इसकी वजह से कलर और उसकी साइज रहेगी नंबर ऑफ वर्टेक्स। फिर हमने एक सोर्स src नाम से एक वेरिएबल लिया है, ये सोर्स के लिए यूजर को पूछेंगे कहाँ से कलरिंग चालू करनी है। ओके, फिर ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप हमने चलाया फॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस, और ये जो कलर एरे है उसको -1 से इनिशियलाइज किया। ओके, जैसे मैंने स्लाइड पे बताया आपको कि पहले जो है कलर एरे पूरा -1 से इनिशियलाइज रहेगा, ये बताएगा हमें कि अभी तक किसी भी वर्टेक्स को हमने कलर नहीं किया। ओके,
नेक्स्ट यूजर से सोर्स वर्टेक्स ले लिया, फिर ये कलर ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब जो सोर्स वर्टेक्स है उसको हमने पहले एक कलर कर दिया, जैसे मैंने स्लाइड पे बताया आपको 1 सिग्निफाइज या 1 टेल्स अस द ब्लू कलर, तो ऐसे मैंने एक पर्टिकुलर कलर जो है सोर्स को दे दिया। फिर हमने क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर ऑफ टाइप इंटीजर, जो उसके बाद में क्यू डॉट पुश एसआरसी, मतलब क्यू में हमने जो सोर्स वर्टेक्स पुश किया, जैसे स्लाइड पे मैंने 0 को पुश किया था, वैसे सोर्स जो भी यूजर बताएगा वो हम क्यू में पुश करेंगे कलर करने के बाद। ओके, फिर हम चेक करेंगे वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, नहीं है एम्प्टी बिकॉज हमने अभी अभी उसमें सोर्स डाला है, राइट। ओके, जैसे मैंने वहां पे करंट वर्टेक्स नाम का वेरिएबल लिया था, वैसे यू लिया है, उसको मैंने क्यू का फ्रंट असाइन किया। ओके, देन जो पहला जो मैंने वहां पे जैसे मैंने आपको बताया 0 को पॉप किया, वैसे क्यू डॉट पॉप। ओके, तो फ्रंट में जो भी एलिमेंट रहेगा उसको हम पॉप करेंगे। फिर हम चेक करेंगे जी ऑफ यू यू इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या कि सेल्फ लूप है क्या, जो मेरा वर्टेक्स है उसमें सेल्फ लूप है क्या। अगर सेल्फ लूप होगा तो क्या वो बाइपर्टाइट ग्राफ होगा? एनीवन? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दी थी बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है, तो अब सोच के बताएं मुझे कि अगर मेरे ग्राफ में सेल्फ लूप है तो क्या वो ग्राफ बाइपर्टाइट ग्राफ होगा? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. तो वो ग्राफ जो है वो बाइपर्टाइट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? सेल्फ लूप है तो वो बाइपर्टाइट क्यों नहीं होगा? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एज जो है हमेशा बिटवीन द सेट्स होनी चाहिए, विथ इन द सेट्स नहीं। तो अगर सेल्फ लूप है मतलब वो एक सेट का जो एक वर्टेक्स रहेगा उसमें जो भी वर्टेक्स आएगा वो खुद को कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसे एज नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले स्लाइड पे आपको वो बता दिया था। तो सेल्फ लूप भी अगर होगा ना तो वो कभी भी बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं होता। तो यहाँ पे हमने चेक किया सेल्फ लूप है क्या, अगर है तो फ्लैग का स्टेटस चेंज कर दिया, पहले 0 था फ्लैग, अब 1 कर दिया और ब्रेक किया। क्यों किया? आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आपको पता चल रहा है कि आपके ग्राफ में सेल्फ लूप है, तो मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, तो हम ब्रेक कर देंगे। ओके, आउट ऑफ द लूप आएंगे मतलब। ओके, अगर वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बाकी वर्टेक्सेस हमें चेक करनी है, तो फॉर द नंबर ऑफ वर्टेक्स वी विल लूप। ओके, इनसाइड क्या हम चेक करेंगे, ये देखो ये पहली कंडीशन, इफ जी ऑफ यू वी, मतलब क्या कि ये दोनों वर्टेक्स u और v एडजेसेंट है क्या। अगर g ऑफ u v एडजेसेंट है तो यहाँ पे मुझे 1 आउटपुट मिलेगा, राइट। एंड कलर ऑफ v इज इक्वल्स टू -1, u तो पहले से कलर्ड है आपको पता है, राइट। v को देखेंगे कि v कलर्ड है क्या, अगर -1 है, ये दोनों भी एडजेसेंट है और इसका एडजेसेंट को अभी तक कलर नहीं मिला, तो ठीक है, तो अभी हमें कलर करना है उसको। तो कलर ऑफ v व्हाट विल बी द कलर ऑफ v, देखो कलर ऑफ v विल बी 1 माइनस कलर ऑफ u। कैसे? अगर मैंने यू को जो है, यू जो हमारा वर्टेक्स है उसको मेरा सपोज 1 कलर है, ओके, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0। तो वी को कौन सा कलर मिलेगा? 0। यू को था 1 तो वी को मिल गया 0, बराबर है, अपोजिट कलर हो गया। अगर कलर ऑफ यू मेरा 0 होता तो वी को क्या मिल जाता? 1। 1 माइनस 0 इज 1, राइट। तो u अगर 0 है तो v को 1 मिलेगा, अगर u अगर 1 है तो v को 0 मिलेगा, मतलब हमेशा अपोजिट कलर हम यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, कलर करने के बाद जो है v को हमने q में पुश कर दिया। ओके ओके, तो ये भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ये दोनों एडजेसेंट है और उसके एडजेसेंट को अभी तक कलर नहीं मिला, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, उसके सपोज वो दोनों भी एक दूसरे को एडजेसेंट है और दोनों को भी सेम कलर है, ये देखो ये कंडीशन g ऑफ u v एंड मतलब ये एडजेसेंट है, यहाँ पे 1 मिलेगा हमें अगर ये एडजेसेंट होगा, एंड कलर ऑफ v इज इक्वल्स टू कलर ऑफ u। नेबर्स ऐसे है कि उन दोनों को भी सेम कलर मिल गया, तो अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं, फ्लैग का स्टेटस चेक कर दो और ब्रेक करेंगे, बिकॉज ऐसे नेबर्स मिले हमें जिनको सेम कलर जा रहा है, और ये तो हमारे कलरिंग ग्राफ की जो थ्योरी है उसके अगेंस्ट है, तो यहीं पे स्टॉप करेंगे, फ्लैग को स्टेटस चेक कर देंगे और ब्रेक करेंगे। तो फॉर लूप में से ब्रेक हो गए। व्हाइल लूप में जब आएंगे ना, फिर से ये फॉर लूप व्हाइल के अंदर है, तो यहाँ से हम फॉर से ब्रेक हो जाएंगे, तो व्हाइल में रिटर्न जब आएंगे तो वहां पे चेक करेंगे कि अंदर जो है
वो फ्लैग का स्टेटस चेंज हुआ क्या, मतलब हमें ऐसे वर्टाइसेस मिले जिनका नेबर्स जो है उनको सेम कलर है। तो अगर मिला है तो वाइल लूप से भी ब्रेक करेंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वही कंडीशन फॉल्स हो रही है हमारी, तो वाइल लूप से भी ब्रेक करेंगे। फिर बाहर जब आते हैं वाइल लूप से तो चेक करेंगे कि फ्लैग क्या है। अगर वो 0 का 0 ही रहा, मतलब हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं मिला जिनको सेम कलर था, मतलब जो नेबर्स है उनको, तो हम प्रिंट कर देंगे कि इट इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। एल्स अगर फ्लैग का स्टेटस चेंज हुआ है, यानी हमें ऐसे नेबर्स मिले हैं जिनको सेम कलर है, तो हम प्रिंट कर देंगे कि इट इज नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ। सो कोड बहुत सिंपल है, किया कुछ नहीं, बस BFS ट्रैवर्सल का प्रोग्राम कर दिया, ट्रैवर्स करते करते कलर किया, करने के बाद बस हमने कंडीशन चेक की जो हमें चाहिए थी टू प्रूव दैट अ ग्राफ इज बाइपार्टाइट और नॉट। ओके, सो अब इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, ये देखो ये सैम्पल इनपुट्स है, ये मैं डाल के आपको बताती हूँ बिकॉज ये तीनों भी टेस्ट केसेस जो कवर कर रहे हैं। ये देखो ये ऑड लेंथ की साइकिल वाला कवर कर रहा है, तो ये नहीं है, सिंपली हम ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि ये बाइपार्टाइट नहीं है। ये दूसरा सैम्पल इनपुट है, ये हम देखेंगे, ये तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया पहली स्लाइड पे। और ये तीसरा वाला जिसमें इवन लेंथ की साइकिल है बट ये ना बाइपार्टाइट नहीं है, तो ये ही मैं इनपुट्स डालूंगी और आप देख पाओगे। ओके, तो एंटर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3, एंटर नंबर ऑफ एजेस 3, ओके, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 0। ये पहला वाला ग्राफ है हाँ, जिसमें 3 वर्टाइसेस है और 3 एजेस है। ओके, ये इसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब ये क्या पूछ रहा है, एंटर सोर्स वर्टेक्स, तो मैंने सपोज 0 डाल दिया। देखो इट इज नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ, ये वाला एग्जांपल देखा हमने। ओके, इट इज नॉट अ बाइपार्टाइट, दो कलर से कलर नहीं कर पाएंगे इसको। ओके, दूसरा सैंपल देख लेते हैं। हाँ ओके, ये सेकंड है हमारा इनपुट। तो इसमें क्या है, ये देखो ये 4 वर्टाइसेस है, 4 एजेस है, तो आप देख पा रहे हो, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया, ये बाइपार्टाइट ग्राफ है। तो ये डालेंगे 2 मिनट्स। ओके, सो उसमें क्या था, फोर वर्टाइसेस, 4 एजेस। अब देखते हैं, 1 और 2 के बीच में थी, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 1 के बीच में। ये उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, राइट। सोर्स वर्टेक्स सपोज हमने 1 डाल दिया, देखो इट इज अ बाइपार्टाइट ग्राफ। दूसरी टेस्ट केस भी देख ली, अब तीसरी देख लेते हैं, जिसमें 4 वर्टाइसेस है, 5 एजेस है। एज कैसी है हमारी, 1 और 2 के बीच में, 2 3, 3 4, 4 and 1 और 1 and 3, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल मैंने दिखाया ना आपको वो। ये देखो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसका सोर्स सपोज 2 है। सी दिस, इट इज नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ। ओके, अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा जो मैंने लास्ट में बताया ना। सो यही है, पूरे हमने चेक कर लिया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एनीवन? सिंपल था राइट, प्रोग्राम कुछ भी नहीं, ट्रैवर्स किया राइट, कलर किया और कंडीशन चेक की। तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो हमारी ट्रैवर्सल मेथड जो हमने यूज की है उसकी ही कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की होगी। तो क्या होगी, देखो बिग O ऑफ वी स्क्वायर कब होगी, जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करेंगे, और बिग O ऑफ वी प्लस ई जब हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज करेंगे। अब बिग O ऑफ वी स्क्वायर क्यों आता है जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करते हैं, बिकॉज पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए पूरे मैट्रिक्स को आप विजिट करते हो, मतलब हर एक वर्टेक्स को।
तो इसकी वजह से वी स्क्वायर आ जाता है। और एडजेसेंसी लिस्ट में तो आप पहले से बना के रखते हो कि किस वर्टेक्स को जो है कौन सी वर्टेक्स एडजेसेंट है, तो उन्हीं एजेस को हमें विजिट करना पड़ता है। सो हेंस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ बी प्लस ई। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट कंसेप्ट कॉल्ड बाइपर्टाइट ग्राफ। होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इस सेशन की वो है डिसजॉइंट सेट्स एंड यूनियन, जो कि हेथ कवर करेगा। सो आई विल स्टॉप शेयरिंग नाउ। और किसी को भी डाउट है तो वो पूछ ले इफ यू हैव अ डाउट। ओके, किसी को डाउट है? Okay, no doubts. Then we will go ahead with the concepts which will be covered by Heath. Okay, so Heath, you can share your screen. ओके, थैंक यू निशिगंधा। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया जो भी अभी तक का टॉपिक था, एंड आई वाज थ्रिल्ड बाय इट। सो आई होप ऑडियंस में भी सबको मज़ा आया होगा अभी तक। ओके, और सबको ही समझ में आ गया होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेसिक से लिया है। तो आगे का टॉपिक चालू करने से पहले एक रिचुअल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? एनीवन कैन कंफर्म? Yes. Yes, I think your screen is visible. ओके, हाँ। तो एक रिचुअल है जो मैं हर बार फॉलो करता हूँ और इस बार भी करूँगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले ना सब लोग अपने हैंड रेज कर लो एक बार। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, क्विक क्विक गाइस, ऑडियंस। हाँ, थोड़े बहुत हुए, और थोड़े जल्दी से। ओके, दैट्स इनफ। ठीक है, तो सब अब अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स एंड यूनियन। ओके, तो डिसजॉइंट सेट्स एंड यूनियन ये सुन के ना कभी कभार किसी को कॉम्प्लेक्स लगता है, किसी कभार किसी को इजी भी लग सकता है। ओके, लेकिन इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा अब तक जो भी हमने ग्राफ किया है ना। ओके, इससे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ये थोड़ा सा मतलब उस लाइन में नहीं आता है, बीएसएफ ट्रावर्सल डीएसएफ ट्रावर्सल और वो सब के लाइन में नहीं आता, और थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपने अभी पहली बार ज्वाइन किया है, ठीक है, आज पहला सेशन है आपका, या आज पहली बार पहला टॉपिक आप समझ रहे हो, तो भी डिसजॉइंट सेट्स एंड यूनियन पढ़ने में आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। ओके, मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती है, ठीक है, जनरली जो हमें कॉम्प्लेक्स लगेंगे ग्राफ्स में, वो डिसजॉइंट सेट्स एंड यूनियन से काफी इजीली हो जाएंगे, और बहुत ही इजी एल्गोरिथम है ये, तो आप अच्छे से अभी ध्यान दीजिएगा। ओके, तो शैल वी बिगिन? ओके, हाँ, तो शुरू करते हैं। डिसजॉइंट सेट्स एंड यूनियन फाइंड ऑपरेशन। ओके, तो डिसजॉइंट सेट्स नाम सुन के हमें क्या लगता है कि कुछ सेट्स होंगे, अलग अलग सेट्स होंगे, राइट, और उनका ट्रैक रखना होगा। तो ये कुछ इसी तरीके का डीएसए है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर, डीएस है, डेटा स्ट्रक्चर है जो सेट्स का ट्रैक रखता है कि मतलब अलग अलग सेट्स है। यहाँ पे आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो कि एक ब्लू सेट है, एक रेड सेट है, एक येलो सेट है, और एक पर्पल सेट है, राइट। तो इस तरीके के सेट्स होंगे और उनका कुछ ख्याल रखेगा ये। और ये यूनियन क्या होता है, तो फिर तो यूनियन में कुछ हम लोग सेट्स को मिक्स करेंगे, ऐसा कुछ होगा, राइट। तो आगे जाके हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे क्या होता है, लेकिन यहाँ हम लोग खाली डिडक्ट कर रहे हैं इसके नाम से कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ कि इसमें ऑपरेशंस कौन से होते हैं। तीन मेन ऑपरेशंस जो इसमें इस डीएस में होते हैं, ठीक है। एक होता है मेक सेट, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन है, और ये हम लोग बाद में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, मतलब बहुत बेसिक इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन को मेक सेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फाइंड फाइंड मतलब कि हम लोग किसी एलिमेंट का पेरेंट निकालेंगे। अब ये पेरेंट क्या होता है और वो सब भी हम लोग देखेंगे, लेकिन फाइंड एक होता है। और तीसरा होता है यूनियन। अब ये यूनियन क्या है, तो यूनियन का नाम सुन के ही हमें समझ में आ रहा है कि दो सेट्स को मिक्स करना होगा, मर्ज करना होगा, कुछ ऐसा होगा, राइट। सो यही है तीन ऑपरेशन, ये तीन ऑपरेशन से हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो डिसजॉइंट सेट्स के एप्लीकेशंस क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने लिस्ट किए हुए, जैसे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉमन एंसेस्टर ढूंढने के लिए, और वो सब ठीक है। लेकिन जो दो मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके रखे ना यहाँ पे, वो है कि फाइंडिंग साइकिल इन एन अनडिरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत जगह इंप्लीमेंट होता है और बहुत काम आता है आपको, ठीक है। जब आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस या सीपी क्वेश्चंस कहीं पे भी ये पूछ सकते हैं, फाइंडिंग साइकिल इन एन अनडिरेक्टेड ग्राफ।
तो डिसजॉइंट सेट से ये काफी इजीली हो जाता है। ओके, और क्रुशकल्स, अब क्रुशकल्स लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने और शुभम ने मिलकर क्रुशकल्स आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में। तो क्रुशकल्स में मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि क्रुशकल्स का इम्प्लीमेंटेशन आज नहीं देख सकते, क्योंकि क्रुशकल्स में एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, तो वो यही डेटा स्ट्रक्चर है। और अब आप क्रुशकल्स अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो ये पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस देख लेने के बाद। तो इसका इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन इसके पीछे का क्या था। अब ये इंट्यूशन आप हल्के से समझ लीजिए कि क्या 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 थॉट प्रोसेस रही होगी ये डेटा स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे। ओके, वो है इसका इंट्यूशन। तो इंट्यूशन कुछ इस तरीके का था कि इमेजिन कि एक टेबल पे ना बहुत सारे मैग्नेट्स पड़े हुए हैं। ओके, तो जो भी मैग्नेट्स एक दूसरे के क्लोज होंगे ना, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, सबसे पहले 6 और 8 चिपक जाने वाले, तो मतलब एकदम क्लोज आ ही गए, चिपक जाएंगे। तो वो अपना एक सेट या एक मैग्नेट बना लेगा, मतलब दोनों चिपक के एक ही मैग्नेट बन जाएंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर्स में मतलब इस इंट्यूशन को, इस चीज को अप्लाई करने का ट्राई करते हैं ना, तब उस चीज को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स की तरह बोल सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ने से पहले ना एक्चुअली मेरी एनालॉजी क्या है इस डेटा स्ट्रक्चर को लेके, वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि डिसजॉइंट सेट्स एग्जैक्टली होते क्या है, या थॉट प्रोसेस उसमें चलती कैसे है, ठीक है। तो मेरा जैमबोर्ड सबको दिख रहा होगा, राइट, दिख रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, एनीवन? Yes. ओके, या हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो एनालॉजी है वो मेरा एनालॉजी है। ओके, ये तो ये यूज करके देख लेते हैं, ये दिखा दूँ मैं आपको। तो हम लोग है ना क्या इमेजिन करेंगे, 4 बकेट्स इमेजिन करेंगे। ओके, 4 बकेट्स, बकेट एनालॉजी बोलता हूँ मैं इसको। तो 4 बकेट्स इमेजिन करेंगे, और फिर ना हर एक बकेट में एक एक बॉल रख देंगे। बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3 एंड बॉल 4। अब ये बॉल्स जो है ना, ये कुछ कुछ नोड्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये नोड्स ही है, लेकिन हम यहाँ पे एनालॉजी में इनको बॉल्स बोलेंगे, और बकेट को भी नंबरिंग दे देंगे, जो कि होगा उसमें जो बॉल है ना वही नंबर होगा। ओके, इनिशियली। तो ये है आपका मेक सेट ऑपरेशन। आपने 4 बकेट बना लिए और 4 बॉल डाल दिए, ये था मेक सेट ऑपरेशन। ओके, तो अब हम लोगों को कोई आके बोले कि हमको यूनियन करना है, ठीक है। यूनियन करना है 1 और 4 का। सपोजिंगली कोई आके बोले कि आप यूनियन करो 1 और 4 का, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जिस बकेट में है उस बकेट को होल्ड करेंगे, और 4 जिस बकेट में है उस बकेट को होल्ड करेंगे। अब इन दोनों बकेट को मिक्स करना है, ठीक है। तो मतलब मैं कोई भी बकेट किसी में भी डाल सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ये 4 वाला जो बकेट है, ठीक है, उसमें से 4 को उठा के 1 में डाल दूंगा। ओके, 1 वाले बकेट में, ठीक है। तो 4 को यहाँ पे डाल दिया हमने, हाँ, ये हो गया। अब आगे आगे कोई बोला आपको कि आपको 1 और 2 को भी यूनियन करना है, ठीक है। इसमें भी क्या हार्ड काम है, 1 वाला बकेट हाथ में लिया, 2 वाला बकेट हाथ में लिया। अब आप देखोगे कि 1 वाले बकेट में 2 बॉल्स है, 2 वाले बकेट में सिंगल बॉल है, राइट। सो 2 बॉल्स को यहाँ शिफ्ट करने से अच्छा है एक बॉल को वहां पे शिफ्ट कर दूं, है ना। तो इसलिए मैं 2 को यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा। ओके, तो 2 यहाँ पे गया, यहाँ से रब हो जाएगा। ओके, अब कोई आके आपको बोले कि 2 और 3 का यूनियन करो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्जैक्टली होता क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 और 3 का यूनियन करो, तो मुझे ये 2 वाला बकेट नहीं उठाना है, मुझे क्या उठाना है, 2 नंबर का जो बॉल, मतलब जो नोड जिस बकेट में है ना, 2 नंबर का नोड अभी किस बकेट में है, 1 बकेट में है। ओके, तो ये वाली बकेट उठानी है और ये वाली बकेट उठानी है जिसमें 3 है। ओके, और अब 3 को यहाँ पे डालेंगे, क्यों, क्योंकि 3 बॉल शिफ्ट करने से अच्छा एक बॉल शिफ्ट करूं। ओके, तो ये एक बॉल जो है इसको यहाँ से मिटाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ऑपरेशंस होते हैं हमारे। तो ये था सिंपल एनालॉजी। आई गेस सबको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो बीच में रोक सकता है, या कहीं मतलब चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन डालना हो तो डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अब देखिए, हमने बकेट्स वकेट्स एनालॉजी तो बना लिया कि कैसे विजुअलाइज कर सके इसको, ठीक है। नॉर्मली मतलब हम लोग माइंड में कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन कंप्यूटर में कैसे उसको डाले,
राइट। कंप्यूटर के पास तो बकेट्स वकेट्स नहीं है, उस कंप्यूटर में कैसे स्टोर करेंगे? तो इसके लिए हम लोग अब आगे देखेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले ना मेक सेट ऑपरेशन कॉल होता है, ठीक है। मेक सेट के बारे में तो मैंने कहा था, मेक सेट इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो मेक सेट करता क्या है? तो मेक सेट है ना एक रैंक एरे बनाएगा, ठीक है, जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। ओके, रैंक एरे जीरो से इनिशियलाइज करने का। ओके, और रैंक में कितने मतलब कितने साइज का एरे बनाने का? तो जितने नोड्स है आपके उतने साइज का एरे बनाने का। यहाँ पे 7 नोड्स है ना। ओके, सो 7 सेट्स हम लोग इनिशियली कंसीडर करेंगे, 7 बकेट्स, और ये उनकी रैंक्स है। ओके, और ये है पेरेंट एरे। एक पेरेंट एरे जिसमें ना सेल्फ पेरेंट होता है, मतलब कि 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट 3 है, 4 का पेरेंट 4 है, ऐसा। ओके, सो ये था मेक सेट ऑपरेशन। दैट्स इट। आपको इनिशियलाइज करना है रैंक एरे को जीरो से और पेरेंट एरे को सेल्फ से। ओके, अब हम लोग आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो कि है यूनियन। अब यहाँ पे आपको आके किसी ने बोल दिया कि 1 और 2 का यूनियन करो, ठीक है। तो 1 और 2 का यूनियन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फाइंड कॉल करना पड़ेगा। ओके, फाइंड किसका किसका? 1 का पेरेंट फाइंड करना पड़ेगा और 2 का पेरेंट। ओके, सो 1 का पेरेंट हमने ढूंढा। 1 का पेरेंट कौन है? 1 है। ओके, 2 का पेरेंट हमने ढूंढा। 2 का पेरेंट कौन है? 2 है। ओके, जब तक आपको सेल्फ पेरेंट नहीं मिलता ना तब तक आप पेरेंट ढूंढते रहना है। अब वो क्या एग्जैक्टली होता है वो आगे जाके समझोगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि सेल्फ पेरेंट जब तक नहीं आता है तब तक पेरेंट नहीं मिला है अपने को, ठीक है। अब हाँ, 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2 है, राइट। तो अब इनका यूनियन करना है। अब यूनियन करने के लिए ना हम लोग रैंक चेक करते हैं कि रैंक में कोई डिफरेंस है क्या। अब रैंक में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो हम लोग किसी को भी उठा के किसी में भी डाल सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि रैंक दोनों की जीरो है, राइट। 1 की भी रैंक जीरो, 2 की भी रैंक जीरो है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 1 की जो रैंक 2 को जो है 1 में डालेंगे, ठीक है। मैंने सोचा कि 2 को 1 में डालू। आप रैंक क्योंकि जीरो थी तो आप 1 को 2 में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि 2 को 1 में डालूंगा। ओके, सो यहाँ पे आपने एरो को शिफ्ट होते हुए देख लिया। अब 1 की रैंक हम लोग चेंज करेंगे। ओके, 1 की रैंक हो जाएगी 1, मतलब इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके पास अब एक नोड है, राइट। वो रूट नोड है और उसके बकेट में एक नोड है, एक और नोड है, ठीक है। ये एग्जैक्टली आप मतलब आगे के ऑपरेशन देखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन इतना समझ लो कि 1 की रैंक को हमने इंक्रीमेंट किया और 2 का पेरेंट जो है उसको अब हमने 1 कर दिया, ठीक है। 2 का पेरेंट हमने चेंज करके 1 कर दिया, 2 का पेरेंट अब 1 बन गया। ओके, ठीक है। अब आपको कोई आके बोले कि यूनियन 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 का यूनियन करो, तो हम लोग फाइंड ऑपरेशन कॉल करेंगे, ठीक है। 2 का पेरेंट कौन है? 1 है, राइट। और 3 का पेरेंट कौन है? 3 हिमसेल्फ, है ना। अब हम लोग यूनियन करने वाले हैं। ओके, अब यूनियन करते टाइम पे हमको ख्याल क्या रखना है? रैंक देखनी है, राइट। लेकिन अब 2 की रैंक नहीं देखेंगे, 2 के पेरेंट की रैंक देखेंगे। 2 का पेरेंट कौन है? 2 का पेरेंट इज 1, है ना। 2 का पेरेंट हम लोग ने यहाँ पे ढूंढा, 2 का पेरेंट इज 1। सो 1 की रैंक देखेंगे, 1 की रैंक इज 1, और 3 की रैंक देखेंगे विच इज 0, राइट। तो क्लियरली यहाँ पे 1 बड़ा है, मतलब 1 की रैंक जो है वो बड़ी है ना। तो रैंक ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ 3, ठीक है। तो अब क्या होगा? 3 जो है कंपल्सरीली 1 में जाएगा। ओके, उल्टा नहीं कर सकते आप, 3 1 में ही जाएगा। ओके, तो 3 का पेरेंट हमको चेंज करना पड़ेगा। 3 का एरो यहाँ पे हम लोग चेंज किया, अब 3 का पेरेंट हम चेंज करके क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। 3 का पेरेंट चेंज किया, बस हो गया। ये अब नया रिप्रेजेंटेशन है। ओके, फिर अब हम लोग यूनियन करेंगे, एक और यूनियन 4 और 5। ओके, तो फाइंड ऑपरेशन कॉल करेंगे। 4 का पेरेंट कौन है? 4 हिमसेल्फ। 5 का पेरेंट कौन है? 5 हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यूनियन ऑपरेशन कॉल करेंगे। यूनियन ऑपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 का रैंक और 5 का रैंक चेक करना पड़ेगा। तो 4 का रैंक इज 0, 5 का रैंक इज 0, मतलब कि दोनों रैंक्स इक्वल है ना। अगर रैंक्स इक्वल होते तो क्या करते हैं हम लोग? किसी एक के रैंक किसी को भी किसी में डाल सकते हैं, राइट। सो 5 को हम लोग अब 4 में डालेंगे, तो 5 का पेरेंट चेंज होके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 का पेरेंट विल गेट चेंज टू 4। ओके, 5 का पेरेंट यहाँ पे कट होके देखो 4 हो गया। हाँ, और फिर 4 की रैंक को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट यूनियन ऑपरेशन कॉल करके देखते हैं। नेक्स्ट यूनियन ऑपरेशन किसके लिए बोला गया हमको? 6 और 7 के लिए। ओके, सो 6 का पेरेंट कौन है? 6, तो पेरेंट ढूंढेंगे पहले, राइट। 6 का पेरेंट कौन है? 6 हिमसेल्फ। ओके, 7 का पेरेंट कौन है? 7 हिमसेल्फ। ओके, तो अब यूनियन ऑपरेशन के लिए रैंक चेक करेंगे। रैंक्स क्या है दोनों की? 0 0, है ना, मतलब कि रैंक्स इक्वल है, रैंक्स हो गई इक्वल।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को 6 में डाल देंगे। कुछ भी कर सकते थे, 6 को 7 में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली प्रीफर किया कि 7 को 6 में डालेंगे, राइट। सो 7 का पेरेंट चेंज होगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 का पेरेंट विल चेंज टू 6। हाँ, और अब 6 का रैंक जो है वो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 6 का रैंक हमने इंक्रीमेंट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो लास्ट एक दो ऑपरेशन है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है 5 और 6, यूनियन 5 और 6, ठीक है। 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा, ओके। और 6 कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। हाँ, तो सबसे पहले फाइंड ऑपरेशन, मतलब 5 का पेरेंट ढूंढना पड़ेगा। 5 का पेरेंट कौन है, 4 है, ओके। 5 का पेरेंट इज 4। 6 का पेरेंट कौन है, 6 हिमसेल्फ, ओके। तो अब यूनियन ऑपरेशन करते हैं, 5 और 6 के ये चेक करते हैं रैंक्स, ओके। तो सॉरी 4 और 6 के ना पेरेंट का रैंक चेक करना पड़ेगा, तो 4 और 6 के रैंक चेक करने। सो 4 और 6 का रैंक जो है वो इक्वल है ना, 1 1। यहाँ पे रैंक ऑफ 4 भी 1 है, रैंक ऑफ 6 भी 1 है, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो क्या करने का मतलब, हम लोग 6 को 4 में डालेंगे, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को चेंज करने वाले हैं, ओके। तो 6 का पेरेंट विल बी इक्वल टू 4। 6 का पेरेंट हम लोग ने चेंज करके क्या कर दिया, 4 कर दिया। और अब 4 की रैंक को इंक्रीमेंट करेंगे, तो 4 की रैंक को इंक्रीमेंट करके 2 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आप एरोज में भी ये चेंज देख सकते हो, ओके। ये हो गया। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, 7 और 3। 3 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, ओके। सो अब फाइंड ऑपरेशन कॉल करते हैं। पेरेंट ऑफ 3 कौन है, 1 है, ओके। पेरेंट ऑफ 3 इज 1, ठीक है। पेरेंट ऑफ 7 कौन है, 6 है, ओके। ये तो हो गया। लेकिन अब आप देखोगे ना, तो 6 में जब आप आओगे, ओके, 6 का पेरेंट है ना, 6 हिमसेल्फ नहीं है, ठीक है। मैंने स्टार्ट में आपको मेंशन किया था कि सेल्फ पेरेंट होना चाहिए, तब तक पेरेंट हमें मिला है ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो 6 का पेरेंट 6 हिमसेल्फ नहीं है, 6 का पेरेंट कौन है, 4 है, ओके। सो मतलब 7 का इनडायरेक्ट पेरेंट कौन है, 4 है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पाथ कंपैरिजन नाम का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। पाथ कंपैरिजन, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, 7 जो है, हमने क्या बोला कि 7 का पेरेंट 6 है और 6 का पेरेंट 4 है, मतलब कि 4 जो है वो इनडायरेक्ट पेरेंट ऑफ 7 हो गया, है ना। तो अब हम लोग उसको डायरेक्टली पेरेंट बना देंगे, मतलब कि हम लोग जो 7 का जो पेरेंट 6 था ना, उसको 6 हटा के 4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, 6 हटा के हमने 4 कर दिया। ये क्यों किया, ये पाथ कंपैरिजन के लिए किया। अगर आप ये नहीं भी करोगे, मतलब यहाँ पे अगर 6 रहने देते तो भी चलता, लेकिन पाथ कंपैरिजन करने से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे तो 4-5 नोड्स है, तो एक दो जंप्स ही होंगे, राइट। मतलब ये यहाँ से 7 से 6, 6 से 4 मिल गया हमको पेरेंट, है ना। लेकिन जब आप इमेजिन करते हो रियल लाइफ सिनेरियोज में, जहाँ पे हजारों नोड्स होंगे, वहां पे बहुत ज्यादा जंप्स हो सकता है ना। तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम लोग डायरेक्टली 4 को पेरेंट बना देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने पेरेंट चेंज कर लिया बाय पाथ कंपैरिजन, ठीक है। अब अभी भी हमने यूनियन ऑपरेशन कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। सो 3 का पेरेंट कौन था, 1 था, ओके। और 1 का पेरेंट इज 1, सेल्फ पेरेंट है मतलब, ओके। तो आगे कोई पाथ कंपैरिजन का जरूरत नहीं है। 7 का पेरेंट कौन है, 4, और 4 का पेरेंट इज 4 हिमसेल्फ, राइट। सो पाथ कंपैरिजन का जरूरत नहीं है। अब हम लोग करेंगे यूनियन। सो किसकी किसकी रैंक चेक करनी है हमको, 1 और 4 की रैंक चेक करनी है। 1 की रैंक है 1, 4 की रैंक है 2। क्लियरली 4 की रैंक जो है वो बड़ी है, राइट। क्लियरली 4 की रैंक जो है वो बड़ी है। सो 1 किस में जाके चिपकेगा, 4 में जाके चिपकेगा, ओके। सो पेरेंट ऑफ 1 विल नाउ बिकम 4। हाँ, बस हो गया। ये आपका यूनियन ऑपरेशन, पेरेंट ऑफ 1 यहाँ पे 4 बन गया, दैट्स इट। तो ये था सिंपल किस तरीके से बैकएंड काम होगा, मतलब कि आप इसको डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। अब इसका कोड कैसे होगा वो हम लोग देख लेंगे, इजी कोड है, लेकिन ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सबको लॉजिक समझ में आ गया है क्या, कि मतलब कोई है जिसको कोई डाउट है इस लॉजिक में, कोई भी रुक के पूछ सकता है, मतलब अभी फिर आगे जाके जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तब वापस कवर अप करना थोड़ा हार्ड हो जाता है वरना। तो किसी को कोई माइनर सा भी डाउट हो वो पूछ सकता है, ओके। आई अज्यूम किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, किसी को भी कुछ भी बीच में भी डाउट आए तो रोक के पूछ सकता है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये है कोड। यहाँ पे हम लोग खाली ग्लांस थ्रू करेंगे, आगे जाके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको डीप में समझाता हूँ कि कोड एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 एरेज बना लिया है, ग्लोबल एरेज, ठीक है।
पेरेंट और रैंक, ठीक है। और फिर मेक सेट बनाया हमने, जहां पे देखो पेरेंट को सेल्फ पेरेंट बनाया, यहाँ पे पेरेंट ऑफ आई इक्वल्स आई और रैंक ऑफ आई इक्वल 0, ये था इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फाइंड पेरेंट क्या था, फाइंड पेरेंट था जब तक हमको सेल्फ पेरेंट नहीं मिल जाता तब तक पेरेंट को ढूंढते रहो, राइट। सो अगर नोड इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड, मतलब कि सेल्फ पेरेंट है, तो रिटर्न कर दो, हाँ। और अगर नहीं हुआ तो फाइंड पेरेंट कॉल करो, ठीक है। अब ये इसको आपको आप लोग अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, मतलब हम लोग डीप में देख लेंगे। और यूनियन ऑपरेशन है जहां पे आप ये 3 इफ्स देख लो, बाद में बाकी सारी चीजें कर लेंगे। ये पहला इफ है, एक इफ रैंक ऑफ यू इज लेस देन रैंक ऑफ वी, दूसरा एल्स इफ है रैंक ऑफ वी इज लेस देन रैंक ऑफ यू, और तीसरा है दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। ये 3 कंडीशंस होंगी, बस यही था। अब आगे अच्छे से डीप में देखते हैं। और ये मेन है जो जेनेरिक है, थोड़ा सा जेनेरिक मेन है, तो ये बेसिक सा कोड है, लेकिन हम लोग बाद में आगे डीप में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो इतना चीजें समझ लेने के बाद हम लोग आई गेस वी आर गुड टू गो विथ अ प्रॉब्लम, राइट। तो स्क्विड गेम का ही प्रॉब्लम लेते हैं अभी वापस से। सबने यहाँ पे है कोई ऑडियंस में जिसने स्क्विड गेम देखे हो? ओके, साहिल, विश्वजीत, ओके। ओह, बहुत लोग ने देख लिया यार, मैं ही पीछे छूट गया हूँ। ओके, तो देखनी पड़ेगी अब, ठीक है। तो स्क्विड गेम का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आफ्टर पासिंग द प्रीवियस राउंड, शेफ हैज नाउ टू सर्वाइव द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। प्रीवियस राउंड हो गया हमारा, जो कि निशिगंधा ने करवा लिया था। सो हम लोग नेक्स्ट राउंड पे आ गए, ओके। इन दिस सर्टेन राउंड, शेफ हैज टू check whether in a given graph whether the given graph contains a cycle or not, ठीक है। कैन यू हेल्प द शेफ विद दैट, ओके। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया होगा, आपको साइकिल है या नहीं ढूंढना है, ओके। इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं, एक n into n मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने मतलब पिछले वाले सम में भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखा, राइट। वो था एडजेसेंसी मैट्रिक्स, है ना। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स का आपको अगर डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारा इंटरमीडिएट इनिंग्स 2 जो है वो यूट्यूब चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे हम लोग ने अच्छे से समझाया हुआ है कि ये सारे रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स क्या होते हैं, ओके। आउटपुट फॉर्मेट क्या है, अगर ये सबको प्रिंट करना है अगर साइकिल है, नो प्रिंट करना अगर नहीं है ना। सिंपल सा सवाल है, आपको साइकिल ढूंढना है, लेकिन हमने तो ये देखा ही नहीं कि साइकिल ढूंढेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पे पहले इनपुट समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि साइकिल कैसे ढूंढेंगे, ओके। तो ये है इनपुट 4x4 मैट्रिक्स, और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे काम करता है, मैं फिर से एक बार ग्लांस थ्रू कर लेता हूँ, ओके। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपको मैट्रिक्स दिया होगा, और जो भी मतलब एज होंगी ना, उसको वहां पे जो भी एज प्रेजेंट होंगी वहां पे 1 लिखा होगा। जैसे कि 0 और 1 के बीच में एक एज है, तो 0,1 पे 1 है, ओके। और क्योंकि ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है तो 1,0 पे भी 1 है, ओके। 0,2 पे एक एज है, राइट। 0 से 2 तक एक एज है, तो 0,2 पे 1 लिखा हुआ है, और 2,0 पे भी, यहाँ पे ये 2,0 पे भी 1 लिखा होगा, ओके। सो इस तरीके का होता है कुछ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे आप अगर ग्राफ को क्लियरली देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली एक साइकिल प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे ये साइकिल इतना अच्छे से प्रेजेंट है, राइट। तो हम लोग येस प्रिंट करना चाहिए था, और येस प्रिंट किया है यहाँ पे। अब ये साइकिल ढूंढेंगे कैसे, वो देखने वाली बात है ना, ठीक है। तो हम लोग मैंने अभी कोड ओपन कर लिया है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ कि साइकिल हम लोग ढूंढते कैसे, ठीक है। इसमें बता देता हूँ। तो साइकिल हम लोग ढूंढेंगे कैसे, कोई भी नोड हम लोग उठाएंगे, ठीक है। कोई भी नोड हम लोग उठाएंगे, सपोजिंगली u और v, ठीक है। ये दो नोड्स हमने उठाए, u और v, हाँ। और इन दोनों नोड के बीच में अगर एज प्रेजेंट है, मतलब कि वो मैट्रिक्स में a ऑफ uv जो है, हाँ, तो मैट्रिक्स में जो है इन दोनों के बीच में अगर एज प्रेजेंट है, मतलब कि a ऑफ uv जो है वो 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, u का पेरेंट चेक करेंगे, ठीक है, पेरेंट ऑफ u, और v का पेरेंट चेक करेंगे, ओके, पेरेंट ऑफ v। और अगर दोनों के पेरेंट सेम आते हैं ना, दोनों के पेरेंट अगर सेम है और दोनों के बीच में अगर एज है, ठीक है, दोनों के बीच में एज है और दोनों के पेरेंट अगर सेम है, तो यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स अगर ये मतलब दोनों के पेरेंट अगर सेम नहीं आते तो हम लोग क्या करेंगे, यू और वी को जो है ना, यू और वी का हम लोग यूनियन कर लेंगे, ठीक है, यू और वी का यूनियन कर लेंगे। ओके, बेसिक सा ऑपरेशन है, मतलब यही चीज है, ठीक है। तो नॉर्मल हमको वो मतलब जो हमारा डीएस हम लोग ने सीखा अभी, डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग ने सीखा डिसजॉइंट सेट, उसका यूज करना है और यूनियन करते जाना है कंटिन्यूअसली और चेक करते जाना है कि पेरेंट कौन सा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं कि हर एक ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने दो ग्लोबल एरेज ले लिए जिनका साइज मैंने इनिशियली 100 दे दिया। आप कितना भी ले सकते हो आपकी यूज केस के हिसाब से। मेरे को पता है कि 100 से ज्यादा नोड्स नहीं आने वाले यहाँ पे। ओके, फिर हम लोग ने मेक सेट जो इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन था वो कॉल किया। ओके, मेक सेट में क्या किया, एक फॉर लूप लगाया एन तक, है ना, और हर एक का पेरेंट इक्वल्स टू आई कर लिया, मतलब सेल्फ पेरेंट बना लिया, और रैंक इक्वल्स टू 0 कर लिया। ओके, ये सिंपल था, रैंक इक्वल्स टू 0 और पेरेंट इक्वल्स टू आई। ओके, फिर अब हम लोग जाते हैं गेट पेरेंट की तरफ। तो गेट पेरेंट में क्या था, अगर पेरेंट वो खुद वो नोड ही हो, ठीक है, अगर पेरेंट अगर वो नोड ही हो तो हम लोग रिटर्न वो नोड करेंगे। ओके, मतलब पेरेंट ऑफ यू इक्वल्स यू तो नोड रिटर्न यू। ओके, नहीं तो रिटर्न क्या करेंगे, गेट पेरेंट ऑफ यू। ओके, ये रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये था नॉर्मल मेथड। लेकिन मैंने आपको बोला कि हम लोग के पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक चेंज करते हैं, पेरेंट ऑफ यू इक्वल्स गेट पेरेंट ऑफ यू। ये है पाथ कंप्रेशन, ठीक है, ये छोटा सा चेंज पाथ कंप्रेशन कर लेता है। ओके, ये आपने चेंज ये नहीं भी इंसर्ट किया तो भी आपको राइट आंसर आएगा, लेकिन एवरीवन विल लव स्पीड, राइट, फास्टर एल्गोरिथम ऐसे काम करेगा। तो अब आते हैं यूनियन ऑपरेशन की तरफ, राइट। तो यूनियन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे हम लोग यू और वी एज अ पैरामीटर्स लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेट पेरेंट ऑफ यू करेंगे और गेट पेरेंट ऑफ वी करेंगे। ओके, फिर जो पेरेंट्स है उनको यू और वी में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब रैंक चेक करेंगे यू की और वी की। अगर वी की रैंक बड़ी है तो पेरेंट ऑफ यू विल बिकम वी, और अगर उल्टा है, ठीक है, एलसेफ उल्टा है कि वी की रैंक छोटी है और यू की बड़ी है, ओके, तो यू पेरेंट बन जाएगा, है ना, वी का पेरेंट यू बन जाएगा। और अगर दोनों केसेस नहीं है, मतलब कि दोनों इक्वल, दोनों रैंक्स इक्वल है, राइट, दोनों रैंक्स अगर इक्वल है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेरेंट ऑफ यू इक्वल्स वी किया है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पेरेंट ऑफ यू इक्वल्स वी किया है, और फिर जो भी पेरेंट बना है, यहाँ पे वी पेरेंट बन गया है ना, तो वी का रैंक जो है वो इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है, रैंक ऑफ वी प्लस प्लस, ठीक है। ये इजी था, इतना समझना। ओके, तो अब हम लोग आगे मेन कोड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना मैं अभी आधा ही कोड ओपन रखता हूँ ताकि हम लोग आसानी से समझ सके। तो देखो, यहाँ पे मैंने n एक्सेप्ट किया है टू नो कि कितने साइज का मैट्रिक्स है ना, तो n साइज का मैट्रिक्स होगा, और फिर उतने साइज के लिए मेक सेट कॉल कर दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना n इंटू एन साइज का, है ना, वो आपको निशिकांत ने समझाया कि क्यों n इंटू एन साइज। ओके, फिर हम लोग ने फॉर लूप लगा के मतलब नेस्टेड फॉर लूप लगा के वो मैट्रिक्स एक्सेप्ट किया यहाँ से, राइट, ये रहा वो मैट्रिक्स, और वो हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं ऐसे। ओके, तो ये एक्सेप्ट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का मेन काम चालू होता है, राइट, मेन मतलब हम लोग जो सम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये एक्सेप्शन मतलब हम लोग ने चीजें एक्सेप्ट कर ली, अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं एक फ्लैग बना लेता हूँ जिसको इनिशियलाइज फॉल्स से करूंगा, ठीक है। ये फ्लैग क्या काम आएगा वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। ओके, फिर हमें मतलब आइडिया है कि हमें नेस्टेड फॉर लूप लगाना होगा, राइट, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स के थ्रू ट्रैवर्स करना है, राइट। सो आई के लिए एक लूप लगाया और जे के लिए एक लूप लगाया, ठीक है। अब जे का लूप आप लोग देखोगे ना, तो मैंने वो जे इक्वल्स टू आई से लगाया है। अब ये जे इक्वल्स टू आई से क्यों लगाया, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है अनडिरेक्टेड ग्राफ। ओके, और अनडिरेक्टेड ग्राफ का जब भी आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाओगे ना, वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब क्या, कि डायगोनल के थ्रू आपने अगर लाइन पास की तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि यहाँ पे देखो 0 और 1 पे और 1,0 पे, 0,1 और 1,0 पे ना सेम एलिमेंट्स होंगे। ओके, वैसे मतलब सिमेट्री आ जाएगी। तो क्यों बार बार डुप्लीकेट्स को विजिट करके मतलब चेक करना, है ना।
डुप्लीकेट्स को आप विजिट करने जाओगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने उस एज को पहले ही कंसिडर कर लिया था। इस एज को हमने एक बार कंसिडर कर लिया, ऐसे मतलब ऐसे ट्रैवर्स करते हुए 0 1, मतलब ऐसे यहाँ ये पहले ट्रैवर्स किया, फिर ये ट्रैवर्स किया, फिर ये ट्रैवर्स किया, फिर ये ट्रैवर्स किया, राइट। फिर अगर हम लोग यहाँ पे वापस जाएंगे तो हम लोग ने ये वाली एज तो एक बार पहले ही ट्रैवर्स कर लिए, राइट। तो हमारे वो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, j इक्वल्स टू आई से स्टार्ट किया, ओके। तो मतलब कि डायगोनल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। तो j इक्वल्स टू आई से लेके j लेस देन n तक और j प्लस प्लस, ठीक है, ये भी नॉर्मल था। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ एज एग्जिस्ट, मतलब एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ आई j इक्वल्स इक्वल्स 1, मतलब कि वहां पे एज है, राइट। जीरो होता तो एज होता ही नहीं, मतलब कि तो अगर एज है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट ढूंढने के, किसका, आई और जे का। अगर आई और जे का पेरेंट सेम आता है, ठीक है, अगर आई और जे का पेरेंट सेम आता है, मतलब कि हमारी वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। कौन सी कंडीशन, अच्छा मैंने पेज क्लियर कर दिया। हमारी वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि यहाँ पे एज एग्जिस्ट करता है और दोनों का पेरेंट सेम है, मतलब कि साइकिल है, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट यस कर देंगे, फ्लैग को ट्रू कर लेंगे और इस फॉर लूप से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है कि मतलब गेट ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती है, तो क्या करेंगे, हम लोग यूनियन कर लेंगे आई और जे का, तो आई और जे का यूनियन हो जाएगा, ओके। और अगर पूरा फॉर लूप रन हो गया, ठीक है, ये पूरा फॉर लूप रन हो गया, ओके, क्या ये रहा, सॉरी, ये वाला पूरा फॉर लूप अगर रन हो गया, ठीक है, उसके बाद रन होने के बाद अब हम लोग दूसरे फॉर लूप में जब आते हैं, मतलब आउटर फॉर लूप में, वहां पे हम लोग चेक कर लेंगे एक बार कि फ्लैग ट्रू तो नहीं हो गया इनर फॉर लूप के अंदर, है ना। इनर फॉर लूप के अंदर अगर फ्लैग ट्रू हो चुका है, मतलब कि हमको साइकिल मिल चुका है, तो आउटर फॉर लूप में बार बार इटरेट क्यों करना, हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अगर दोनों फॉर लूप्स रन हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि फ्लैग फॉल्स है क्या। अगर फ्लैग फॉल्स हुआ है, अगर मतलब फ्लैग फॉल्स रहा है, इसका मतलब क्या, कि बीच में हम लोग को एक भी साइकिल नहीं मिला है जिसने फ्लैग को ट्रू बना दिया हो, राइट। यहाँ पे हम लोग साइकिल जैसे मिलता है वैसे हम लोग फ्लैग को ट्रू कर देते हैं, मतलब कि हमको कोई भी साइकिल मिली नहीं, इसका मतलब क्या कि हम लोग को नो प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे नो, ओके। यही बेसिक सा कोड था, यहाँ पे मैंने अब इनपुट दिया, अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कमांड बी, ओके। तो थोड़ा सा बिल्ड होने में टाइम लगेगा, किसी को कोई डाउट हो तब तक वो पूछ सकता है, कोड में किसी को कोड को लेकर डाउट या कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रहा हो तो। ओके, हाँ, तो रन हो गया, ओके। तो यहाँ पे इसने नो दिया क्योंकि मैंने मैट्रिक्स अलग दिया है, एंटर किया हुआ था, आई गेस, ओके, हाँ, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पे चेक कर लेते कि ये मैट्रिक्स मैच कर रहा है क्या हमारे, मतलब हमारा जो एक्चुअल इनपुट है उससे, ओके। हमारा यहाँ जो क्वेश्चन में इनपुट दिया हुआ है, तो 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, यहाँ पे 1 1 0 1 और 0 0 1 0 0 0 1 0, है ना। तो मैच कर गया। अब रन करके देखते हैं, यस आउटपुट आना चाहिए, देखता है, यस आया, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो यस आ गया, सो ये सही है। अब दूसरा कोई इनपुट ट्राई करके देखते हैं कि मतलब अगर सही है क्या ये। तो हम लोग क्या करेंगे, साइकिल उड़ानी है ना हमको, तो ये वाला जो एज है, ये वाला एज मतलब 1 से लेके 2 तक का एज, वो अगर हम लोग डिलीट कर दे तो आप देख सकते हो साइकिल गायब हो गया, है ना। सो 1 से लेके 2, मतलब कि 1 2 और 2 1 उसको 0 करना पड़ेगा, तो 1 2 यहाँ पे है और 2 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये होगा हमारा न्यू मैट्रिक्स। अब इसमें देखते हैं इसका क्या आंसर देता है, नो, नो दिया ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये था बेसिक सा कोड साइकिल डिटेक्शन के लिए, मतलब साइकिल डिटेक्शन बहुत ही इजी है अगर आप डिस्जॉइंट सेट से करो तो, ठीक है। मतलब क्या ही करना पड़ा आपको, 3 फंक्शंस और एक नेस्टेड फॉर लूप, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर किसी को अगर डाउट हो तो वो अब पूछ सकता है, मतलब वी आर ओपन टू डाउट सेशन नाउ, ठीक है। ओके, सो नो रिस्पॉन्स, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग थ्रू आउट, ठीक है। और और क्या बोलना, कुछ बोलना नहीं है नहीं, हाँ, और मेन चीज़ कि हम लोग है ना, ये सारा जो भी कोड
आज के सेशन से रिलेटेड जो कोड होगा वो हम लोग बाद में चीट शीट में प्रोवाइड कर देंगे किसी को अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। तो इसके लिए डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर लो हमारा, और तो कुछ नहीं। ओके, सो लेट्स गो अहेड इन द प्रेजेंटेशन। तो ओके हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्टेस्ट अलर्ट के बारे में कि अभी क्वालिफायर चल रहा है स्नैकडाउन का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 19 तक है, तो आज कौन सी, आज 17 है ना। ओके, तो आप स्नैकडाउन में क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट कर लो, रजिस्टर कर लो खुद को, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और उसके बाद 20th को स्टार्टर्स आ रहा है, ठीक है। तो आप 20th भी स्टार्टर्स में भी ज्वाइन करो, क्योंकि रेटेड फॉर डिवीजन 3 है, और जहाँ तक हमको पता है हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग डिवीजन 3 में ही है, तो इट्स अ ग्रेट चांस टू इंक्रीज योर रैंक, ठीक है। So that's it for today's session, I guess. Thank you everyone for joining. और आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए रिसोर्सेज के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए, और मतलब जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, वहाँ पे हमारा कम्युनिटी बहुत ही एक्टिव है। ओके, और कोई मतलब पुराने सेशंस आपको एक्सेस करने हो तो चैट बॉक्स में कोई लिंक ट्री का लिंक डाल देगा, सो वहाँ से आप यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो, या बाकी सारे रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, okay, हाँ, so I guess we can end now. Thank you everyone for joining.